हेलो एनिमे फैंस। तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एसेन एक और मैजिकल एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये काफी कमाल का एनिमे होने वाला है जिसे देखकर आप लोगों को मजा जरूर आएगा। इसका नाम है द क्लासरूम ऑफ अ ब्लैक कैट एंड अ विच एंड आज हम इसके एपिसोड 1 और 2 को देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में नेटर हमें एक बंदे के बारे में बताता है जिसका नाम क्लॉड सीरियस है। वो फर्स्ट क्लास मैजिशियन का टाइटल होल्डर है और दुनिया में सिर्फ 10 ही लोग इस लेवल के हैं। उसकी मैजिक इतनी पावरफुल है कि उसके आगे सितारे भी कांपते हैं। सिर्फ 17 साल की एज में ही वो रॉयल मैजिक एकेडमी का यंगेस्ट प्रोफेसर बन गया था। लेकिन अपने मैजिक के लिए इतना फेमस होने के बाद भी ये लड़का एक दिन अचानक से गायब हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पीकर विर्गो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। स्पीकर उड़ने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ी होती है। उसकी फ्रेंड आर्या उसे वार्न करती है कि अगर यहाँ से वो गिरी तो उसकी हड्डी भी नहीं बचेगी। लेकिन स्पीकर उसकी बात सुने बिना सीधा उड़ने के लिए कूद जाती है और बुरी तरह नीचे गिरती है। उसे देखकर आर्या हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें देखना कभी भी बोरिंग नहीं होता, पर इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी तुम्हारी सिर्फ नाक से ही खून आ रहा है। इसे देख के तो लगता है तुम्हें जादूगर की जगह पहलवान बनना चाहिए। ये सुन के स्पीकर गुस्से में कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और वो जादूगर बन के ही रहेगी। वो बताती है कि उसे रॉयल डायना एकेडमी में एडमिशन लेना है जहाँ मास्टर क्लॉड पढ़ाते हैं। उसे वहाँ जाकर क्लॉड की तरह फर्स्ट क्लास जादूगर बनना है। ये सुन के आर्या कहती है तुम तो ढंग से एक जादू भी नहीं कर सकती। और ज्यादातर लोग क्लॉड को अब महान जादूगर भी नहीं मानते, बल्कि लोग उसे कायर कहते हैं, क्योंकि 2 साल पहले जब कल्टिस्ट ने डायना एकेडमी पर अटैक किया था तो स्टूडेंट्स को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया था। ये सुन के स्पीकर गुस्सा हो जाती है। आर्या बात घुमाते हुए कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और उसे बस उसकी चिंता हो रही है कि बिना मैजिक के वो टेस्ट कैसे पास करेगी। स्पीकर रोते हुए बताती है कि उसके पास किसी जादूगर से मैजिक सीखने के पैसे नहीं है। आर्या मजे लेते हुए उसे अपना मैजिक दिखाती है। वो कहती है कि वो उसे जादू सिखाएगी, बस पेमेंट में उसे अपनी बॉडी देनी पड़ेगी। स्पीकर इस अजीब मजाक पर चिढ़ जाती है। अगले सीन में स्पीकर अपने घर की छत पर चढ़ के उड़ने वाला मैजिक फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वो मुंह के बल गिरती है। उसकी नाक से खून आने लगता है। वो थोड़ा हारा हुआ फील करती है। वो सोचती है एग्जाम में 1 साल से भी कम टाइम बचा है और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आता। तभी पास में बैठा एक बिल्ला बोलता है अबे कौन हल्ला कर रहा है बे, मेरी नींद खराब कर दी, अगर गिरना ही है तो कहीं और जा गिरो। ये सुन के स्पीकर हैरान होती है। उसे लगता है उसे नई पावर्स मिल गई हैं जिससे वो बिल्ले की बात समझ पा रही है। ये जान के बिल्ला भी शॉक होता है कि इस लड़की को उसकी बातें समझ आ रही है। स्पीकर को लगता है कि शायद ये एक मॉन्स्टर है। ये सुन के बिल्ला आराम से उसके पास आता है और जादू यूज करके स्पीकर को हवा में उड़ा के नीचे गिरा देता है। वो बताता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक जादूगर था जो शराब की वजह से बिल्ला बन गया, लेकिन वो अभी भी जादू यूज कर सकता है। ये सुनते स्पीकर रिक्वेस्ट करती है कि उसका मास्टर बन जाए। बिल्ला मना करता है और कहता है कि डायना एकेडमी सबसे हाई लेवल एकेडमी है, वहाँ तुम्हारे जैसे नमूनों को भटकने भी नहीं देते। ये बोलकर ही वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्पीकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है पर वो मैजिक के बदले कुछ भी करने को तैयार है। इस उनके बिल्ले की स्माइल दरिंदों जैसी हो जाती है। वो सोचता है कि ये मुझे समझ सकती है और कुछ भी कर सकती है, तो इस मौके का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। वो हाँ कर देता है और कहता है कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें पहले कैपिटल चलना होगा। इस उनके स्पीकर उसकी बात मान जाती है। कैपिटल पहुंचने के बाद बिल्ला उसे एक मंत्र पढ़ने को कहता है। जैसे वो मंत्र पढ़ती है पास की शॉप से एक लड़की कहती है बियर 300 की है। ये सुन के स्पीकर हैरान हो जाती है क्योंकि असल में वो कोई मंत्र था ही नहीं, बिल्ला बस उससे बियर ऑर्डर करवा रहा था। इसके बाद बिल्ला बहुत सारी बियर्स पीता है और वहाँ की लड़की उससे फ्लर्ट करता है। स्पीकर गुस्से में उसे पकड़कर पूछती है कि वो जादू कब सिखाएगा। बिल्ला उसे दिलासा देता है पर मन में सोचता है कि ये कितनी डरावनी लड़की है। वो प्लान बनाता है कि इसे कोई ऐसा काम देता हूँ जो ये कभी न कर पाए, और इसलिए वो उसे एक रॉयल लाइब्रेरी में ले आता है जहाँ पिक्चर्स बुक से लेकर रेयर मैजिक बुक्स तक सब होती हैं। वो बताता है कि यहाँ पर एक लेजेंडरी बुक है जिसका नाम बुक ऑफ प्रोविडेंस है। उसे छूने वाले को सब कुछ देखने की एबिलिटी मिलती है। बिल्ले की शर्त होती है कि स्पीकर को 1 महीने के अंदर वो बुक ढूंढकर उसका श्राप खत्म करना होगा। स्पीकर पूछती है कि बुक कहाँ मिलेगी। बिल्ला कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए तुम्हें ही उसे ढूंढना होगा। बिल्ला ये भी बताता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि नॉन ह्यूमंस के बुक को हाथ लगाते ही सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और गार्ड्स आ जाते हैं। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्पीकर उसकी बात मान जाती है। स्पीकर एक एक करके सारी बुक्स चेक करने लगती है। जब बिल्ला उसे मुड़कर देखता है तो स्पीकर खुद एक बिल्ली बन जाती है। उसे देखकर बिल्ला उसे समझाता है कि बुक्स को ध्यान से खोलना, क्योंकि कुछ मैजिक बुक्स खोलते ही एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही किसी बुक से मैजिक गोलम निकलता है तो किसी से ह्यूमन बॉडी। उसे देखकर बिल्ला सोचता है कि ये लड़की तो यहाँ 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी, लेकिन स्पीकर लगातार 30 दिन तक लाइब्रेरी आती है। आखिरी दिन बिल्ला देखता है कि वो एंशिएंट लैंग्वेज की किताब पढ़ रही है ताकि वो लेजेंडरी बुक को पुराने शब्दों में समझकर ढूंढ सके। बिल्ला उसकी मेहनत देखकर हैरान होता है, लेकिन वो उससे कहता है तुम्हारे 1 महीने का टाइम अब खत्म हो चुका है। ये बोलकर जैसे ही वो जाने लगता है स्पीकर पूछती है कि उसके डायना एकेडमी के सपने का क्या होगा। बिल्ला कहता है जब सभी लोग क्लॉड को कायर कहते हैं तो तुम उसी एकेडमी में क्यों जाना चाहती हो। स्पीकर कहती है मुझे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मास्टर क्लॉड कितने स्ट्रांग है। जब 2 साल पहले कल्टिस्ट ने डायना एकेडमी पर अटैक किया था उस दिन मैं भी वहाँ फंस गई
थी। मेरे आसपास लोग एक एक करके गिर रहे थे और कुछ ही देर में आवाजें आनी बंद हो गई। मुझे लगा था कि मैं भी वहीं मर जाऊंगी, लेकिन जब मैंने सारी होप छोड़ दी थी तब वहाँ क्लॉड आए और उन्होंने मुझे बचाया। वो इतने स्ट्रांग और जेंटल हैं कि वो कभी भाग ही नहीं सकते, इसलिए मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ, एक ऐसा जादूगर जो दूसरों की रक्षा करे। ये सुन के बिल्ला कहता है, पहले खुद की रक्षा करना तो सीख लो, फिर दूसरों की रक्षा करना। स्पीकर अंदर ही अंदर सोचती है कि इस इंसान बनने की क्या जरूरत है, ये बिल्ला ही ठीक है। बिल्ला कहता है ये सब बेकार है, इस सबसे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। स्पीकर भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़ी सी बुक पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहती है, क्या सिर्फ मुझे ही इसके अच्छे समझ आ रहे हैं? ये सुन के बिल्ला तुरंत वापस आ जाता है। स्पीकर जैसे उन शब्दों को पढ़कर उनका मतलब बोलती है, वो बुक खुल जाती है और अंदर एक रास्ता बन जाता है। बिल्ला कहता है, लगता है यही वो जगह है जहाँ से हमें बुक ऑफ प्रोविडेंस मिलेगी, और ये कहकर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद अंदर आते ही बिल्ला कहता है, यहाँ किसी ने एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस बनाया है, शायद यहाँ पर फॉरबिडन और लेजेंडरी बुक्स भी होंगी। इसी दौरान एक आवाज आती है, बुक ऑफ प्रोविडेंस यही है। ये सुन के वो उसके पास जाते हैं, उन्हें वो बुक मिल जाती है। ये देखकर बिल्ला भी हैरान होता है कि उन्हें वो इतनी आसानी से मिल गई। स्पीकर देखती है कि बुक बोल रही है, बुक उसका नाम लेती है, जिससे वो शॉक हो जाती है। बुक कहती है कि वो सब जानती है। स्पीकर तुरंत उससे बिल्ले का श्राप का सॉल्यूशन पूछती है। बुक बताती है कि एक कार्मिक श्राप है, इसमें बॉडी खत्म हो जाती है और सिर्फ आत्मा ही बची रहती है। इसे तुम एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक भी कह सकते हो, लेकिन ये उससे काफी अलग होता है। स्पीकर पूछती है, इसे ठीक कैसे करें? बुक कहती है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी रीबर्थ मैजिक यूज करनी होगी। ये सुन के स्पीकर को समझ नहीं आता। बुक बताती है कि तुम्हारे पास एक रेयर मैजिक है जो तुम्हारी चोट को इंस्टेंटली हील कर देता है। ये सुन के स्पीकर खुश हो जाती है। बिल्ला भी सोचता है, लगता है इस बार मैं वापस से नॉर्मल हो सकता हूँ। स्पीकर कहती है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? बुक कहती है, तुम्हें उससे किस करके अपना मैजिक ट्रांसफर करना होगा। ये सुन के स्पीकर शर्मा जाती है। वो कहती है, उसने तो अभी तक किसी को अपना फर्स्ट किस भी नहीं दिया। बिल्ला समझाता है कि बस टच करना है, इसे CPR की तरह समझो। लेकिन वो कहती है, अरे मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं किसी को किस कैसे कर सकती हूँ? तभी बुक कहती है, तुम्हें मुंह पर नहीं पीछे किस करना है। ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। बुक कहती है, इससे मैजिक फास्ट सर्कुलेट होगा और इफेक्ट तुरंत होगा। स्पीकर मना करती है और बिल्ला भी कहता है, अरे इसका कोई और भी तरीका होगा। तभी एक गार्ड घायल हालत में वहां आ जाता है। वो कहता है, भाग जाओ यहाँ से, लाइब्रेरी पर अटैक हो गया है। तभी पीछे से एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है। बिल्ला तुरंत समझ जाता है कि ये कल्टिस्ट का काम है और ये देख के दोनों भागने लगते हैं। बीस्ट उन पर अटैक करता है, लेकिन बिल्ला वहां से उड़कर निकलने लगता है। तभी स्पीकर भी उसे पकड़ लेती है। बिल्ला कहता है, मैं इसे बिल्ला बन के हरा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें उसको हरा दो। स्पीकर कहती है, लेकिन ये तो मुझे कहना चाहिए। बिल्ला कहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस छोटा सा बिल्ला हूँ। स्पीकर कहती है, और मैं भी तो एक बच्ची हूँ। बिल्ला कहता है, अगर वो इंसान होता तो आसानी से जीत जाता, और ये कह के वो उससे पीछे किस करने को कहता है, लेकिन स्पीकर उसे मना कर देती है। बिल्ला कहता है, शायद तुम्हारी कुछ भी करने वाली बात झूठ थी और तुम मेरी स्टूडेंट बनने के लायक भी नहीं हो। ये कह के वहां से जाने लगता है। तभी बीस्ट स्पीकर पर हमला कर देता है, लेकिन बिल्ला बीच में आकर उसे बचा लेता है और अपने विंड मैजिक से उसे दूर फेंक देता है। ये देख स्पीकर सोचती है, इस बार भी किसी और ने मुझे बचाया, मैं कब स्ट्रांग बनूंगी। ये सोचते ही वो हिम्मत करती है और बिल्ले के पास जाती है। वो उसे उठाती है और उसके पीछे किस करती है। जैसे ही किस कंप्लीट होती है, बिल्ला वापस इंसान बन जाता है। उसे देख स्पीकर शॉक में कहती है, ये तो मास्टर क्लॉड है। क्लॉड तुरंत अपनी आइस मैजिक से बीस्ट को निपटा देता है। तभी जो बंदा उन्हें देख रहा होता है वो भी वहां से चला जाता है। स्पीकर सोचती है, तो मैं तब से क्लॉड के साथ थी, लेकिन ये तो बिल्कुल खड़ूस बिल्ला है। क्लॉड उसके गाल खींचकर कहता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, इसलिए मुझे आइडियलाइज करना बंद कर दो। लेकिन फिर वो कहता है, अब मेरा काम तो हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे वो जाने लगता है, वो फिर से बिल्ला बन जाता है। ये देख के दोनों हैरान होते हैं। स्पीकर कहती है, ठीक है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं भी जा रही हूँ। बिल्ला तुरंत उसे रोकता है और कहता है, अरे हम अलग कैसे हो सकते हैं, हमें तो किस्मत ने मिलाया है। ये सुन के स्पीकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद बिल्ला तुरंत बुक ऑफ प्रोविडेंस के पास जाता है और उससे पूछता है कि गड़बड़ कैसे हो गई। वो कहती है, स्पीकर का लेवल अभी लो है, जब तक तुम दोनों का लेवल सेम नहीं होता श्राप पूरा नहीं हटेगा। ये सुन के बिल्ला समझ जाता है कि अब इसे भी फर्स्ट क्लास जादूगर बनाना ही पड़ेगा। वो स्पीकर से कहता है, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, इसलिए अब से तुम मुझे सेंसेई कहोगी। मैं डायना अकेडमी में प्रोफेसर की जॉब वापस लूंगा, अगले 3 साल के लिए तुम्हें ट्रेन करूंगा। स्पीकर सोचती है, ये तो बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है। तभी नरेटर कहता है, क्लॉड को भी अंदाजा भी नहीं है कि उसे एक ऐसी क्लास मिलने वाली है जो पेंडोरास बॉक्स के नाम से फेमस होगी, जहां हर स्टूडेंट अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम होगा। इसके बाद अगले दिन स्पीकर को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें उसे क्लॉड दिखाई देता है। वो कहता है, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। ये सुनकर स्पीकर खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो कहता है, प्लीज मेरे पीछे किस कर दो। ये सुनते स्पीकर जल्दी से उठ जाती है। वो कहती है, क्या ही बकवास सपना था ये। दूसरी तरफ क्लॉड भी उसे नींद से जगा रहा होता है ताकि वो टाइम से ट्रेनिंग कर सके। इसके बाद दोनों मैजिक प्रैक्टिस
करना स्टार्ट करते हैं। क्लॉड सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि मैजिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। ये सुनकर स्पीकर कहती है शायद सपने देखने की इच्छा रखना। ये सुनकर क्लॉड सीधा मुंह बना लेता है। स्पीकर इरिटेट होकर कहती है इतना भी गलत नहीं बोला था मैंने। क्लॉड समझाता है कि मैजिक में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैजिक एफिनिटी। हर इंसान एक स्पेसिफिक टाइप की मैजिक के साथ पैदा होता है, इसलिए तुम सिर्फ वही मैजिक प्रॉपर्ली यूज कर सकती हो जिसे लेकर तुम पैदा हुई हो। अगर तुम्हारी एफिनिटी फ्लाइंग नहीं है तो तुम कभी उड़ नहीं सकती। ये सुन के स्पीकर को समझ आता है कि वो इतना ट्राई करने के बाद भी इसलिए उड़ नहीं पाई थी क्योंकि ये उसकी एफिनिटी नहीं है। तब स्पीकर कहती है मैं वर्गो हूँ तो मेरा टाइप क्या होगा। क्लॉड बताता है कि एफिनिटी 12 ज़ोडिएक कॉन्स्टलेशन पर बेस्ड होती है। तुम इसे आसान भाषा में राशिफल भी समझ सकते हो। वीगो का रिलेशन फर्टिलिटी गॉडेस डिमीटर से है, मतलब प्लांट मैजिक। इसे तुम अपने मैजिक से प्लांट उगा सकती हो। ये सुन के स्पीकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो पूछती है तो क्या वीगो में रिबर्थ मैजिक भी होता है। क्लॉड कहता है नहीं, ये एक रेयर मैजिक है, इसलिए अभी के लिए इसे भूल जाओ और इसके बारे में किसी को बताना मत। इसके बाद वो एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। क्लॉड उसे एक पौधे को ग्रो करने को कहता है। वो समझाता है कि छड़ी तुम्हारे मैजिक को फोकस करती है और जो तुम बोलती हो वो स्विच की तरह काम करता है। जितना क्लियर तुम इमेजिन करोगी उतना स्ट्रॉन्ग मैजिक होगा। ये सुन के स्पीकर ट्राई करती है और पौधा सीधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ये देख के वो खुश हो जाती है, लेकिन क्लॉड कहता है इसमें खुश होने वाली क्या बात है, ये तो पहला स्टेप है, इसे तो बच्चा भी कर लेता है। मुझे तुम्हें फर्स्ट क्लास जादूगर बनाना है, इसलिए सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। स्पीकर अंदर ही अंदर सोचती है कितना खड़ूस है ये तो किसी चीज से खुश ही नहीं होता। क्लॉड कहता है लेकिन तुमने मैजिक क्यों बंद कर दिया। और जैसे वो ये बोलता है पेड़ पर से मैजिक का कंट्रोल हट जाता है और पेड़ स्पीकर को पकड़ लेता है। ये देख के क्लॉड कहता है तुम्हारा कंट्रोल बहुत खराब है, दोबारा करो। इसके बाद स्पीकर लगातार प्रैक्टिस करती है। उसे देख कर क्लॉड कहता है शायद मैंने तुम्हें कम अक्ल लिया था, लेकिन सच कहूं तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना खराब कंट्रोल किसी स्टूडेंट का नहीं देखा। ये सुन के स्पीकर थोड़ा मायूस हो जाती है। वो सोचती है क्या मैं एग्जाम पास कर भी पाऊंगी। तभी उसका भाई आता है और उसे फार्म पर बुलाता है। वहाँ उसकी मॉम को चोट लग जाती है। कहती है वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए स्पीकर को फार्म संभालना होगा। ये सुन के स्पीकर कहती है लेकिन मेरा तो एग्जाम है, मैं कैसे करूंगी। तभी क्लॉड कहता है तुम यही ट्रेनिंग कर सकती हो, तुम्हारा मैजिक टाइप प्लांट है, इसलिए तुम यहाँ रह के अपने मैजिक से ट्रेनिंग कर सकती हो। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। क्लॉड उसे टास्क देता है जिसमें उसे अगले 6 महीने तक सिर्फ फार्म पर ही काम करना होगा, वो भी अपने मैजिक से, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं होगी। ये सुन के स्पीकर अपना मैजिक ट्राई करती है, लेकिन पहला ही फल कंट्रोल से बाहर आके फट जाता है। ये देख के उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। स्पीकर सोचती है फिर भी ये पहले से बेटर है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ये काम कर रही हूँ। क्लॉड फिर से कहता है इमेजिनेशन क्लियर रखोगी तभी मैजिक पर कंट्रोल आएगा, और अगर फल फट भी जाए तो मैं खा लूंगा। ये देख के स्पीकर सोचती है लग तो रहा है इसका पहले से ही ये मकसद है। इसके बाद नरेटर बताता है कि अब से स्पीकर की फार्मर लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फरवरी में वो अलग तरीके के ऑरेंज सुखाती है जिनमें नीचे नाक जैसा शेप होता है और बिना बीज के ऑरेंजेस काफी टेस्टी होते हैं। फिर स्प्रिंग आता है, वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट करती है ताकि हवा और सनलाइट हर फल तक पहुंचे। साथ ही अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए सीजर टेक्निक यूज करती है। फिर इंसेक्ट से बचाना, बर्ड से प्रोटेक्शन, वेदर हैंडल करना, ये सब करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और एग्जाम का टाइम भी आ जाता है। अब वो अपने मैजिक को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही होती है। वो सारा काम मैजिक से ही कर लेती है। उसकी मॉम खुश होकर कहती है तुम एक दिन बहुत अच्छी फार्मर बनोगी। ये सुन के स्पीकर भी इमोशन में बह जाती है, लेकिन वो कहती है अरे मैं फार्मर बन के क्या करूंगी, मुझे तो जादूगर बनना है। स्पीकर क्लॉड से पूछती है क्या मैं सिर्फ एक मैजिक यूज करके एग्जाम पास कर पाऊंगी। क्लॉड कहता है ये तो लक की बात है, 10 में सिर्फ एक ही बच्चा सिलेक्ट होता है, तुम्हारा क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सुन के स्पीकर थोड़ी टूट जाती है। इस बाद एग्जाम का दिन आ जाता है। स्पीकर और आर्या दोनों साथ में डायना एकेडमी के लिए निकलते हैं। रास्ते में स्पीकर अपनी ट्रेनिंग और मैजिक के बारे में बताती है। ये सुन के आर्या हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है तुम झाड़ उगाने वाली मैजिक से पास हो जाओगी, इससे अच्छा अपना फार्म ही संभाल लो। ये सुन के स्पीकर कहती है चुप करो यार, वैसे भी एग्जाम तो लक पे डिपेंड करता है। फिर वो मजाक में कहती है अगर मैं पास हो गई और तुम नहीं हुई ना तब तो मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। इसके बाद दोनों कैरेज में बैठकर अकेडमी जाने लगती है। स्पीकर कहती है मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ सब एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। आर्या कहती है तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर टॉप करूंगी। इसके बाद वो लोग एक घाटी वाले रास्ते से निकल रहे होते हैं और वहीं ऊपर से एक बंदा उन्हें देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक पहाड़ी गोलम सामने आ जाता है और स्टूडेंट्स के कैरेज पर हमला कर देता है। सब बच्चे डर के भागने लगते हैं। उसे देख के स्पीकर कहती है आखिर ये क्या है। क्लॉड बताता है कि ये एक गोलम है जिसे कोई जादूगर कंट्रोल कर रहा है। शायद कल्टेस इस बार बच्चों के पीछे पड़े हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्या उस गोलम से लड़ने के लिए आगे चली जाती है। वो अपना वाटर मैजिक हाइड्रो कैनन यूज करती है जिससे गोलम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के क्लॉड सोचता है इसका कंट्रोल पावर दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगले ही पल वो गोलम दोबारा उठ खड़ा होता है। स्पीकर कहती है ये मर क्यों नहीं रहा। क्लॉड कहता है हर चीज की एक कमजोरी होती है। इस उनके स्पीकर को याद आता है कि गोलम को हराने के लिए उसका कोड डिस्ट्रॉय करना होगा। वो गोलम को ध्यान से देखती है और उसे उसका कोड दिख जाता है। उस पर एमएथ लिखा होता है जिसका मतलब लाइफ होता है। अगर इसका ई हटा दिया जाए तो मैथ बन जाता है जिसका मतलब डेथ होता है। इस सब के बारे में स्पीकर आर्या को बताने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन क्लॉड उसे रोक देता है। वो कहता है हर बार उसे ही फाइट करने दोगे क्या, तुमने भी तो 6 महीने प्रैक्टिस की है ना, इसलिए अपनी पावर दिखाओ। उधर गोलम आर्या पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन स्पीकर अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। वो कहती है मुझे इसकी कमजोरी पता है, इसलिए मैं भी फाइट करूंगी। आर्या उससे पूछती है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या। स्पीकर
कहती है लग तो रहा है, पर मैं ऐसा ही जादूगर बनना चाहती हूँ जो सबकी रक्षा करे। आर्या उससे पूछती है तो फिर प्लान क्या है। स्पीका कहती है हमें बस उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन आर्या बताती है कि वो हैवी मैजिक यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पावर थोड़ी कम हो गई है। तभी गोलम दूसरे बच्चों पर हमला करने लगता है, लेकिन स्पीका सही टाइम पर उसे रोक लेती है। उसे ऐसे देखकर आर्या भी बहुत हैरान होती है। क्लॉड कहता है इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, फार्म पर काम करते करते उसका स्टेमिना और कंट्रोल दोनों इंप्रूव हो गए हैं और एक ही मैजिक करते करते उसने इसको मास्टर कर लिया है। आर्या थोड़ा जेलस फील करती है। वो कहती है स्पीका पहले कितनी अजीब थी और गिरती पड़ती रहती थी, वही तो उसकी क्यूटनेस थी। जैसे स्पीका गोलम को पकड़ती है वो अपने आप को टुकड़ों में बांट लेता है, लेकिन ये करने से उसका कोच सामने दिख जाता है। इसके पहले स्पीका उस पर हमला करती, उससे पहले गोलम उस पर हमला कर देता है। पहले तो स्पीका अपने मैजिक से बच जाती है, लेकिन फिर आर्या उसे अपने मैजिक से बचा लेती है ताकि आखिरी हमले के लिए स्पीका का मैजिक बचा रहे। जैसे ही आर्या का वाटर मैजिक हटता है, स्पीका तुरंत अपना मैजिक यूज करती है और गोलम के कोर के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे गोलम वहीं खत्म हो जाता है। इसके लिए स्पीका आर्या को और अपनी किस्मत को थैंक्स बोलती है। तभी जो बंदा उन्हें देख रहा था वो सामने आता है। वो कहता है ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, मैं स्पीका पूछती है तुम कौन हो। तब क्लॉड बताता है ये एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल है। वो अपना नाम जस्टिस लाइब्रा बताते हैं। वो कहते हैं ये एक सरप्राइज टेस्ट था, इसलिए जिन भी लोगों को चोट लगी हो वो मैडम से हील हो जाए और ये टेस्ट यहीं खत्म होता है। ये सुन के बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं। वो कहते हैं अगर हमें पहले पता होता तो हम भी लड़ते। जस्टिस कहता है मैजिक अच्छा या बुरा नहीं होता, मैजिक उसे यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर लड़ने और दूसरों को बचाने का जज्बा होता है। आर्या भले ही लापरवाह हो, लेकिन सबसे पहले लड़ने के लिए वही आगे आई और भले ही स्पीका के पास मैजिक की वैरायटी कम थी और उसने लोगों को बचाया, इसलिए आर्या और स्पीका दोनों ही एग्जाम में पास होती है। ये सुनते स्पीका खुशी से पागल हो जाती है। वो क्लॉड से कहती है मैं सपना तो नहीं देख रही ना। क्लॉड कहता है अभी ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। ये सुन के स्पीका सोचती है ये कितना खड़ूस है, लेकिन फिर क्लॉड कहता है खैर जो भी हो, मगर तुमने अच्छी फाइट करी। ये सुन के स्पीका शर्मा जाती है। वो सोचती है अगर क्लॉड उसकी हेल्प नहीं करता तो वो कभी जीत नहीं पाती। शायद क्लॉड सीरियस सच में बहुत खास है। नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद अकेडमी में क्लॉड सीरियस के नाम से एक लेटर आता है। ये देख के प्रिंसिपल कहती है अच्छा तो मेरा बेवकूफ स्टूडेंट अभी भी जिंदा है। इसके बाद आगे के एपिसोड के लिए स्पीकर कहती है रॉयल डायना अकेडमी में एडमिशन सेलिब्रेट होंगे और मुझे मास्टर क्लॉड को इंसान बनाने के लिए रोज उनके पीछे किस करना पड़ता है। क्लॉड कहता है कोई दिक्कत है क्या। स्पीकर कहती है ऑफ कोर्स है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे ये एनिमे काफी फनी था और आगे चल के हमें और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर और भी मजा आएगा।